ओके, गुड इवनिंग। एक बार कंफर्म कर देना ऑडियो वीडियो को लेकर कोई भी दिक्कत, फिर अपनी क्लास शुरू करते हैं। यस, ऑडियो या फिर वीडियो को लेकर कोई भी दिक्कत, अदरवाइज अपनी क्लास शुरू कर दो। ठीक है, आप में से कोई ऐसा जो पहली क्लास कर रहा है? सॉरी, अपना नेम बताएंगे, कोई को नहीं कहा। नहीं, मतलब जजमेंट राइटिंग की पहली क्लास है ना, क्योंकि फिर मैं उसी हिसाब से बताऊंगा। रीजन इज हम लोग काफ़ी क्लासेस कर चुके हैं और जजमेंट राइटिंग का जो क्वेश्चन है उसके फॉर्मेट को लेकर, लिखने को तरीके का लगभग बात कर चुके हैं। सो मैं आज दोबारा उसी को ही रिपीट करूंगा, बट क्योंकि पूरा फॉर्मेट तो एक क्लास में हो नहीं सकता, तो कुछ चीज़ें मैं आपको एक बार समरी में बता दूंगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार अपने क्वेश्चन के फैक्ट्स रिवाइज कर लेते हैं। समवेयर हमारे पास जो एक क्वेश्चन है उसके फैक्ट्स कुछ ऐसे से हैं। एक बंदा है कपिल, वो बंदा जयपुर में रहता है और वो अपने काम वाम से अपने घर पर आता है। 24 जनवरी 2025 की ये बात है। घर पर आता है और वो गेट वेट बंद करके सो जाता है। बाइक वाइक अपने अंदर खड़ी करता है, गेट बंद करता है और सो जाता है। सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि घर का गेट खुला है और बाइक मिसिंग है। दोबारा बोल रहा हूँ, कपिल जयपुर में रहता है, काम से आता है, 24 जनवरी 2025 की बात है। अपने घर में आता है, बाइक अंदर खड़ी करता है, गेट वेट बंद करता है और सो जाता है। सुबह जब वो 25 तारीख को उठता है तो देखता है कि बाइक नहीं है, घर के गेट खुले हैं। जाता है, अपने पड़ोसी रमेश को बात बताता है। फिर ये दोनों लोग जाके एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो जांच अधिकारी है, जो भी जांच कर रहा था, जिसका नाम हमको नहीं बताया हुआ, वो एक दिन नाका लगा के खड़ा होता है लाइक नॉर्मली। तो उसको ये बाइक दिखती है और उसको लगता है कि यार ये तो वही बाइक है जिसके लेकर रिपोर्ट दर्ज हुई थी। बाइक को रोकता है। जो बंदा है जिसके पास जो उस बाइक पे होता है, घनश्याम, उससे पूछता है तो वो ढंग से जवाब नहीं दे पाता। वो बाइक को सीज कर लेता है। जिस समय वो बाइक को सीज करता है, दो लोग मौजूद होते हैं, ईशा और फजल। देन उसके बाद वो बाइक को थाने ले आता है, घनश्याम को भी थाने ले आता है। वहां पर कपिल को बुलाया जाता है। कपिल अपनी बाइक पहचानता है और वो बोलता है कि बाइक मेरी है। फिर वो जो भी बाइक से रिलेटेड जो भी मालिकाना कागज है वो सब पेश कर देता है, शो कर देता है कि बाइक मेरी है। पुलिस वाले जो है पुलिस रिपोर्ट बनाते हैं और कोर्ट के अंदर जो है रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं। फैक्ट के आधार पर हमारे लिए सबसे पहली बात बनती है, भैया कोर्ट कौन सा है? तो जयपुर का कोर्ट है, क्योंकि वही का ऑफेंस है। कौन सी कोर्ट में जाएगा? जेएम कोर्ट में जाएगा। रीजन बीइंग इज, दो ही सेक्शन लगते हैं, एक 305 थेफ्ट फ्रॉम ड्वेलिंग हाउस, दूसरा बनता है 331(4) हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट विद इंटेंशन टू कमिट थेफ्ट। दो सेक्शन बनते हैं, हमने वो दो सेक्शन लगा दिए। पहला पार्ट हमने किया जिसमें हमने फॉर्मेट की बात की कि भाई जजमेंट जब लिखा जाता है तब उसमें क्या बातें होती हैं। कोर्ट का नाम आता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर आता है, पार्टी का नाम, वकील, सेक्शन, वो हमने सब लिख दिया। पहला पार्ट खत्म किया। फिर उसके बाद हमने भाई जजमेंट जब स्टार्ट की तब हमने कहा कि भाई पहले आप मोटा मोटी बता दो, पहले आप ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ केस लिखोगे, फिर प्रोसिक्यूशन के एविडेंस लिखोगे, फिर प्रोसिक्यूशन के साक्ष्य कौन कौन से हैं, फिर जो अभियुक्त है, जो एक्यूज है, उसका जो धारा 351 बीएनएसएस या 313 सीआरपीसी के अंदर जो एग्जामिनेशन होता है वो लिखोगे। उसके बाद मोटा मोटी फिर आप इश्यू फ्रेम कर दोगे। इश्यू फ्रेम के बाद कोर्ट का काम चालू होता है कि कोर्ट लिखती है कि इस केस में क्या हुआ। अब उसके लिए सबसे पहले कि भाई कोर्ट जो लिखती है कि भाई केस में क्या हुआ, तो उसमें दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, कि इस केस के अंदर जो साक्ष्य आए उन साक्ष्यों के अंदर क्या क्या हुआ। तो ऑब्वियस है वो हमको बताए नहीं जाते हैं। राजस्थान जुडिशरी की बात कर रहा हूँ, राजस्थान जुडिशरी में ये चीजें हमको नहीं बताई जाती, हमको खुद से सपोज करना पड़ता है। बता दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताया जाता तो हमको खुद से सपोज करना पड़ेगा कि भाई क्या हुआ होगा। एमपी जुडिशरी में, छत्तीसगढ़ जुडिशरी में एक एक चीज बताई जाती है कि फिर ये गवाया, इसने ये बात हो, तो आपके पास चीजें ईजी होती हैं। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ऐसा होता है कि आपको खुद ही सपोज करना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे पास सिंपल सी ट्रिक है, जो हमने सिंपल सी ट्रिक तो क्या, एक क्रोनोलॉजी थी हमने जो बना रखी है कि अगर हमारे पास जो केस है, अगर उसके बाद उसके हिसाब से बात चले, तो अभियोजन पक्ष के हिसाब से साक्ष्य कौन कौन हुए? हाँ जी, कौन कौन होंगे? पहला तो हो गया कपिल, कपिल है PW1। फिर कौन हो गया? रमेश, पड़ोसी, PW2। जांच अधिकारी PW3। उसके बाद ईशा PW4। और कौन सा गवाह है? फजल PW5।
डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर बोले तो एक उसने एफआईआर दर्ज कराई, वो पेश कर देगा अपनी सपोर्ट में, एग्जिबिट P1 या ब्रदर्स P1। उसके अलावा अगर बोला जाए तो जो जांच अधिकारी जिसने बाइक सीज की है वो सीजर मेमो पेश कर देगा कि साहब मैंने बाइक इसी से सीज की है, एग्जिबिट P2। अगर आप लिखना चाहो तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी लिख सकते हो, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इसने अपनी पेश सपोर्ट में पेश की, एग्जिबिट P3। जो कपिल है जिसने डॉक्यूमेंट टू टाइटल पेश किया कि भैया बाइक उसी की है जो घनश्याम के पास से पकड़ी गई, एग्जिबिट P4। अब ध्यान देना, अगर हम अभियोजन पक्ष से साक्ष्य की बात करें जो ऑब्वियस हमको खुद को बनाने पड़ेंगे, हमारे को वहां पे दिए नहीं होते, दिए हो तो बहुत अच्छी बात है बट राजस्थान में दिए नहीं जाते, तो हमको खुद से ही बनाने पड़ेंगे। जो ऐसा होता है जो केस के तथ्य के आधार पर हम बनाते हैं कि भैया अगर इस केस के अंदर अभियोजन पक्ष अपने सपोर्ट में साक्ष्य लाएगा तो एक तो वो कपिल आ जाएगा कि साहब ये कपिल है, इसने एफआईआर दर्ज कराई, ये सब रमेश पड़ोसी वो भी यही बात बताएगा कि हाँ साहब कपिल ने मेरे को आके ऐसी ऐसी बातें बताई। फिर जांच अधिकारी वो भी यही बोलेगा कि भाई इन्होंने, ये लोग आए तो थे, इन्होंने एफआईआर तो दर्ज कराई थी, ये जांच अधिकारी ने बाइक वाले को पकड़ा है तो ये भी ये बताएगा कि भैया मैंने बाइक घनश्याम से पकड़ी है। ईशा और फजल बताएंगे कि हाँ सही बात है जो ये जांच अधिकारी बोल रहा है, क्योंकि ये वहां पे मौजूद थे, कि ये जो जांच अधिकारी बोल रहा है कि बाइक घनश्याम से पकड़ी है ये बात सही बोल रहा है। उसके अलावा जो कपिल है जब ये बात बोलेगा कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ तो उसके सपोर्ट में वो क्या पेश करेगा, एफआईआर। क्यों कि साहब चेक कर लो मैंने एफआईआर में भी यही बात बोली है, यहाँ भी यही बात बोली है। उसके अलावा वो जो कपिल है कैसे प्रूव करेगा कि जो बाइक घनश्याम के पास पकड़ी गई है वो उसकी है, वो आरसी या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल पेश करेगा। उसके अलावा जांच अधिकारी कैसे प्रूव करेगा कि भैया जो बाइक पकड़ी गई है घनश्याम से, भाई बाइक जो है उसने घनश्याम से पकड़ी है, वो सीजर मेमो जिसके ऊपर घनश्याम के साइन होते हैं, क्योंकि सीजर मेमो की प्रक्रिया होती है जो उससे पकड़े, जिससे भी वो उसके साइन चाहिए तो उसके साइन है, तो मतलब बाइक घनश्याम से पकड़ी गई है, घनश्याम वो कर भी नहीं सकता। ये सब डॉक्यूमेंट पेश होंगे। अब हमको बस इसको फ्रेम करना है, लिखना है कि भैया क्या हुआ होगा। तो अगर हम केस के हिसाब से बात करें, अगर आप जज हो तो क्या हुआ होगा, ऐसा ही होगा कि भाई आप जज हो, अभियोजन पक्ष आया, अभियोजन पक्ष ने कहा कि साहब हम गवाह पेश करना चाहते हैं, आप बोलोगे ठीक है बताओ क्या क्या गवाह आएंगे, तो अभियोजन पक्ष पहले कपिल को पेश करेगा, कपिल आएगा, कपिल बोलेगा कि साहब 24 जनवरी को मैं अपने काम से आया, दुकान जो भी दुकान जो भी बंद की, आया खाना वाना खाया, मैं घर में गेट बंद किया, बाइक अंदर खड़ी की और सो गया, सुबह उठा तो देखता हूँ गेट खुला था, बाइक नहीं थी। अब कपिल ने तो ये बात बोली है, कपिल को प्रूव भी तो करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी है कि कोर्ट उसकी बात बोल दी तो उस पर विश्वास कर लेगी। फिर किसको, कपिल रमेश को लाएगा कि साहब रमेश से पूछ लो, मैं तुरंत इसको बताई ये बात, तो रमेश बोलेगा हाँ हाँ साहब इसने मेरे को तुरंत ही बताई थी बात। तो हम बोल सकते हैं कि भैया अगर कपिल अपनी जगह सच्चा है तभी वो रमेश के पास गया। फिर उसके बाद एफआईआर की कॉपी वो पेश करेगा कि साहब ये देख लो, एफआईआर में भी मैंने यही बात बोली है, कोर्ट में भी यही बात बोल रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा होता तो सेम टू सेम बातें तो ना बोल पाता मैं। कोर्ट बोलेगी ठीक है। यहाँ पर एक चीज होगी, पहले कपिल आएगा, कपिल अपने सपोर्ट में डॉक्यूमेंट जो भी गवाह बोल देगा, फिर अपने सपोर्ट में एविडेंस पेश कर देगा, फिर आप बोलोगे कि भैया क्रॉस एग्जामिनेशन, क्योंकि ऐसे थोड़ी कपिल आके कुछ भी बोल जाएगा, प्रूव कर जाएगा, सामने वाला वकील बैठा रहेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन। कि क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या हुआ, अब क्योंकि हमारे पास कुछ लिखा नहीं हुआ है फैक्ट में, तो हम सीधा बोलेंगे भैया क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ नहीं हुआ। तो हम कैसे लिखेंगे भाई, आप बीइंग जज ऐसे लिखोगे या डिक्टेट करवाओगे, ऑब्वियस आप जैसे कोर्ट में डिक्टेट ही करवाओगे बस, कि भाई टू डिस्चार्ज इट्स बर्डन ऑफ प्रूफ, जो अभियोजन पक्ष है या प्रोसिक्यूशन है उसने सबसे पहले पेश किया कपिल एस PW1। कपिल ने क्या बोला वो अब समरी में, वर्ड टू वर्ड नहीं समरी में, कि कपिल ने ऐसी ऐसी बातें बोली। फिर कपिल ने अपनी सपोर्ट में किसको पेश किया गया, PW2 फलाना, ये जो भी डॉक्यूमेंट जो भी जितने भी गवाह वो सब आपने लिख दिए। फिर आप ये लाइन लिखोगे भाई क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या हुआ, अगर कुछ हुआ है तो लिखोगे, नहीं हुआ तो बस इतना लिख दोगे कि भैया क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर जितने भी गवाह और जितने भी एविडेंस थे वो अनरिबट रहे, किसी भी तरह से वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो पाए। फिर उसके बाद कौन आएगा, अब देखो रमेश कपिल की सपोर्ट में बयान दे चुका है तो रमेश को दोबारा नहीं बुलाया जाएगा, हो गया उसका, जांच अधिकारी। फिर जांच अधिकारी आएगा, जांच अधिकारी बोलेगा कि साहब इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, फिर उसके बाद मैंने बाइक घनश्याम से पकड़ी, जितनी भी बातें वो बोलेगा। फिर जांच अधिकारी किसको सपोर्ट में पेश करेगा, जांच अधिकारी ये बोल रहा है कि कपिल ने एफआईआर दर्ज कराई, एफआईआर की कॉपी पेश कर देगा। जांच अधिकारी ये बोल रहा है मैंने बाइक घनश्याम से पकड़ी, तो सपोर्ट में किसको लाएगा, साहब मैंने ईशा वहां पे मौजूद थी, फजल वहां पर मौजूद था, मैंने उस, ये सब ये तीन चीजें पेश कर देगा। फिर उसके बाद जांच अधिकारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी पेश कर देगा कि भैया हमारी जो जांच इन्वेस्टिगेशन है उसके आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि इसी ने अपराध किया है, ये सब डॉक्यूमेंट पेश हो जाएंगे, ये सपोर्ट में आ जाएगा। फिर हम लिख देंगे क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या हुआ।
सेम क्रोनोलॉजी चलेगी, बस अपने को लिखना है। लिखने का तरीका अपने को सिंपल रखना है कि अपने को सेट बिठाना है कि भैया ऐसा होगा, ये होगा, ये। जैसे अगर अब लिखा जाए नंबर, सीधा वैसे लिख देगा। लिखा जाए तो आप कैसे लिखोगे, सीधा स्टार्ट करोगे, टू डिस्चार्ज इट्स burden of proof, prosecution examined या produced couple as BW1 who testified, चाहे तो ऐसे लिख दो या लिख दो deposed, जिसने ये बयान दिए कि that, वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना, सीधा मोटा मोटी लाइन लिखना, that on 24 January 2025 he went to sleep after locking door of his house and when he woke up in the morning, the door of house was open and bike was missing. बात ही खत्म। और इतना को बस इतना है, मोटा मोटे लिख दिया। उसके बाद भैया ये इसका बयान है। अब अपने बयान के सपोर्ट में किसको पेश करेगा, बस वो लिख देंगे। तो कॉर्पोरेट या सपोर्ट, तो कॉर्पोरेट या फिर अपने बयान को सपोर्ट करने के लिए इज स्टेटमेंट प्रोसिक्यूशन produced Ramesh as PW2, FIR as Exhibit B1, document of title of bike as Exhibit B4. तो उसने कागज पेश किए कि साहब मेरे पास बाइक है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास बाइक है, ये पेश कर दिए। फिर उसके बाद इन क्रॉस एग्जामिनेशन all evidences remained unrebutted, या ऐसे भी लिख सकते हो remained uncontradicted। आप ध्यान देना, सिंपल सा क्रोनोलॉजी होता है कि भाई आप ऐसा लिखोगे कि जो बयान जो भी गवाह आया उसने क्या बात बोली, उसने सपोर्ट में क्या पेश किया गया, उसने अपने सपोर्ट में क्या क्या पेश किया, तीसरा क्रॉस एग्जामिनेशन, ये तीन चीजें आपको मेंशन करनी होती है बस। जितने भी गवाह आप बना रहे हो, जो गवाह बना रहे हो, और ध्यान रखना आप P1 P2 यहां मेंशन कर चुके, मतलब अभियोजन पक्ष के PW1 PW2, अब PW3 दोबारा मत लिखना PW2, क्योंकि वो भी बात सेम बात ही बोलेगा, बात ही कर। PW3 पे आ जाओ सीधा। फिर PW3 आया, उसने क्या बोला, उसने अपनी सपोर्ट में क्या पेश किया गया, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या हुआ, ये चलेगा प्रोसिक्यूशन पक्ष के जो भी एविडेंसेस है उनके बारे में। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य ये, उसके बाद आप आओगे एक्यूज्ड कि एक्यूज्ड ने क्या किया। फिर एक्यूज्ड ने सेम लिखोगे, भैया जो एक्यूज्ड है, अभियुक्त है, उसने किसको पेश किया गया। अगर उसके पास कुछ भी नहीं होगा, खुद को तो लाएगा ही लाएगा, खुद को क्या बोला, सपोर्ट में कोई एविडेंस आया कि नहीं आया, वो मेंशन करोगे आप। अगर सपोर्ट में एविडेंस आया है उसमें भी वही लिखोगे, क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या हुआ। ये सेट पैटर्न है जो आपको फॉलो करना है। बस ये चीज है कि भाई गवाह कौन कौन बनेंगे, गवाह क्या क्या बनेगा, ये आपको सीखना है। और जिसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हो सकता है कि आप कोई छोटा मोटा कुछ एक आधा एक्स्ट्रा लिख दो,
कोई एक कदम मिस हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा कोई ये नहीं कि अरे आपने ये क्यों नहीं लिखा, आपने ये क्यों लिख दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का अभी तक? हाँ जी, कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का नहीं भी समझ आया तब भी बोल सकते हो। हाँ जी, नहीं नहीं, होता है, बिल्कुल होता है। हम ऐसे पढ़ेंगे जब हम अभी तो जैसे अपने सजा ऐसे ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं ना जिसमें अपने अभियुक्त को सजा सुना रहे हैं। जब हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें अभियुक्त को सजा नहीं होगी तब आपको ऐसा मिलेगा, तब आपको ये चीज मिलेगी। अपने अभी अभी तो अपने ने एक क्वेश्चन किया, अभी अपने कई तरह के करेंगे। जैसे अभी कन्विक्शन वाला कर रहे हैं, फिर एक्विटल वाला करेंगे, फिर उसके बाद एक तो सजा वाला हो गया, फिर बरी होने वाला हो गया, फिर अगर मान लो एक से ज्यादा अभियुक्त है तब क्या होगा। कई तरह के पैटर्न बनेंगे अभी तो। ये रहेगा। प्रोबेशन वाला नहीं हम लेंगे, क्योंकि हमको प्रोबेशन नहीं देना है, हमको देना ही नहीं है। प्रोबेशन कोर्ट की इच्छा पे होता है, हमको नहीं देना। अपने को प्रोबेशन प्रोबेशन कुछ नहीं देना। ठीक है। अगर कभी पूछ भी लिया जाए ना भाई, तो अपने सीधा बोल देना नहीं, केस के फैक्ट को देखते हुए, क्राइम को देखते हुए प्रोबेशन नहीं बनता, बस इतना लिख देंगे। अभी अपने आगे बात करेंगे उस पर कि कैसे लिखना है, बस वो 2 लाइन लिखेंगे बस, और कुछ भी नहीं। हमको प्रोबेशन नहीं देना, कौन फालतू के अंदर उस चीज को बढ़ाए। फिर लिखो, फिर प्रोबेशन का ऑर्डर लिखो, छोड़ो। हाँ जी, कोई भी सवाल ताकि आगे बात कर सकूं मैं। अभी आता हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान देना। आप जो पार्ट 3 लिखते हो वो 2 पार्ट में बढ़ता है। 2 पार्ट मतलब पहले तो आप जो ट्रायल के अंदर जो एविडेंस की जो प्रक्रिया होती है वो लिखोगे। बीइंग ए जज आपके सामने अगर ये केस होता तो क्या होता, अगर आप इस केस में जज होते और आपके सामने अगर ये केस असली में आता तो बीइंग ए जज आपके सामने क्या प्रक्रिया होती, अभियोजन किन किन चीजों को साक्ष्य के तौर पर पेश करता, अभियुक्त किसको पेश करता, आपको बस वो लिखना है। बस लिखने का तरीका क्या है, 3 पॉइंट लिखोगे। अभियोजन कौन सा साक्ष्य पेश करेगा, सपोर्ट में क्या पेश करेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या, ये 3 पॉइंट आपको लिखने हैं। जैसे मान लो पहले तो ऑब्वियस कपिल आएगा, कपिल ने क्या बोला, उसकी सपोर्ट में क्या क्या चीजें आई हैं, और तीसरा इज क्रॉस एग्जामिनेशन। ऐसे करके ही आप अभियोजन के सारे साक्ष्य लिखोगे जो भी बनते जाएंगे। फिर उसके बाद एज यूजुअल अभियुक्त का लिखोगे। अब अपने यहाँ पे तो अभियुक्त के पास कुछ भी नहीं, हम सिर्फ इतना लिख देंगे भैया जो एक्यूज है उसने अपने आप को पेश किया, उसने क्या बोला वो बयान लिख देंगे। और क्या सपोर्ट में कोई एविडेंस है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हमारे पास कोई फैक्ट ही नहीं है सपोर्ट में आया कि नहीं आया। हम लिख देंगे भैया उसने बयान तो दिए पर उसने कोई एविडेंस सपोर्ट में पेश नहीं किया है, बस इतना लिख देंगे। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का? आगे कंटिन्यू कर दो। अब ध्यान देना, ये तो चलो अपने पैरा वाइज अपने लिखेंगे जो भी अपने पैरा बनेंगे। अब मान लो सपोज इसके बाद आप एक पैरा और लिखोगे कि अभियोजन का साक्ष्य हो गया, अभियुक्त का साक्ष्य हो गया, जो भी मान लो अभी तो एक हुआ, फिर अभी आप PW1 PW2 हुए हैं, PW3 PW4 ये सारे मेंशन हो जाएंगे। एक्यूज के जो एविडेंस है वो मेंशन हो जाएंगे। इसके बाद आपका पैरा बनेगा कोर्ट का क्या कहना है, कोर्ट का अब क्या कहना है। अब इससे पहले बात करें कोर्ट कैसे डिसाइड करती है क्या कहना है। तो अगर मान लो आप जज हो, आप ये कह रहे हो कि भैया इसने चोरी किया, आप किस आधार पर कहोगे बताइए, एक एक पॉइंट बताते जाओ, किस आधार पर कहोगे कि इसने चोरी की है, कौन से तथ्यों के आधार पर कहोगे। हाँ जी, ठीक है जी, संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। ठीक है, और कोई दूसरा बताओ, दूसरा कोई भी बताओ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं आया। अनरिबट, और क्या, और पॉइंट बताओ।
बाइक नहीं, एक 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 पॉइंट बताओ, बाइक क्या, बाइक वाला क्या बता रहे हैं आप? क्या आवाज कट रही है, थोड़ा सा क्लियर बता देंगे? नहीं वो तो हो गया भाई, किस आधार पर आप ये कह रहे हो कि उसने चोरी की है? चलो ये भी लिख देता हूँ, चलो बाइक की आरसी, और बताओ। ये तो आप एविडेंस की बात कर रहे हैं ना, तथ्य बताइए, फैक्ट बताइए, ये तो एविडेंस है। कोर्ट एवरी फैक्ट लिखती है कि भैया किन किन, कौन कौन से प्रूव्ड फैक्ट के आधार पर आप बोलोगे किसने चोरी की है। हाँ जी, ये तो आप एविडेंस बोल रहे हो कि सीजर मेमो पेश हुआ है, बाइक की आरसी पेश हुई है। कौन कौन से प्रूव्ड फैक्ट हुए, फैक्ट कौन से प्रूव हुए जिसके आधार पर आप बोल सकते हो किसने चोरी की है? हाँ, एक, बाइक अभियुक्त के कब्जे से पाई गई। दूसरा जो एक एक बताया था किन्हीं ने, कि वो कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया, जिसके आधार पर कोर्ट बोल सकते हैं कि कोई ना कोई गड़बड़ है। तीसरा, बाइक एक्यूज की पोजीशन से संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। ठीक है। अ, क्या कह रहे हैं जी? नहीं वो तो साक्ष्य हो गए, तथ्य। कौन से प्रूव्ड फैक्ट है जिसके आधार पर कोर्ट अब ये बोल सकती है, वो तो तथ्य हो गए। भैया वो रमेश के साथ यहाँ गया वहां गया। कौन से प्रूव्ड फैक्ट है जिसके आधार पर कोर्ट अब ये बोल सकती है कि भैया इसने चोरी की? हाँ जी। हाँ ठीक है। ठीक है, और दूसरे क्या बोल रहे हैं, दूसरा क्या बोल रहे हैं? इस चीज को लेकर हमारे पास अभी कौन सा प्रूव्ड एविडेंस आया, कौन सा एविडेंस आया जिसके आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि ये तथ्य प्रूव हो चुका है कि वो घर में घुसा है लॉक तोड़ के? ये तो ये तो अपने सरकमस्टेंस पे बना सकते हैं। अपने बात कर रहे हैं, अपने बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ वही वही, ये तो अपने, इसीलिए मैंने बोला कि हमेशा ये चीज याद रखना, जैसे अभी जिन्होंने भी पूछा, क्रिमिनल जजमेंट के अंदर ये चीज याद रखना, हमेशा उल्टी चक्की चलाना, मतलब कि दो अपराध हुए हैं, एक हाउस ब्रेकिंग एट नाइट, एक चोरी, पहले चोरी को प्रूव करना। जैसे आपने अभी जो बात बोली ना, ये बात हम लिखेंगे हाउस ब्रेकिंग एट नाइट में। तो भैया इस बंदे के पास से बाइक पकड़ी गई है, ये बाइक चोरी के अंदर अगर पाया गया है, तो बाइक तो उस दिन घर में खड़ी थी। ये बात तो प्रूव हुआ है ना, बाइक उस दिन घर में खड़ी थी। कैसे प्रूव हुआ? रमेश ने भी ये बात, रमेश ने कपिल की बात को, स्टेटमेंट को प्रूव किया है। जांच अधिकारी ने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये बात बोली है कि हाँ साहब, जो कपिल बोल रहा है बात सही बोल रहा है, और कपिल ने भी ये बात, तो इन आधार पर हम बोल सकते हैं कि बाइक तो घर में खड़ी थी। अगर बाइक घर में खड़ी थी, बाइक घनश्याम ने चोरी की है, तो घनश्याम अपने बाहर से तो चोरी किया नहीं होगा, घनश्याम घर में घुसा हो। तो ये जो आपने ग्राउंड बोला ना, ये हम हाउस ब्रेकिंग में लिखेंगे। चोरी के अंदर हमको सिर्फ इतना ही लिखना है। अब ध्यान देना, आप लोगों ने क्या किया, जब मैंने आपको बोला ना कि भाई ग्राउंड बताओ, ग्राउंड बताओ, आपने सोचा पता नहीं कितने सारे ग्राउंड बने, कुछ नहीं बने। राजस्थान जुडिशरी के अंदर जजमेंट के फैक्ट छोटे होते हैं, तो आपके पास बहुत ज्यादा कोई 15-20 ग्राउंड नहीं बनते हैं। ये दो तीन ही ग्राउंड बनेंगे भाई। अगर आपको घनश्याम को चोरी के लिए कन्विक्ट करना है, तो क्या करना है? बाइक तो भाई, अगर अपने बाइक घनश्याम के पास से पाई गई, घनश्याम को जवाब नहीं दे पाया। और अगर हम ये बात बोले कि भैया जो फैक्ट प्रूव है उसके आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि बाइक कपिल की है, और कपिल की बिना मर्जी के वो बाइक उसके मतलब पोजेशन से लेकर गया। तो कपिल तो ये बात बोल रहा है कि साहब मैं तो सुबह उठा, बाइक गायब ही थी, कोई मेरी बिना मर्जी के ले गया बाइक। ये बात इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी बोल रहा है कि हाँ साहब, बाइक तो घर में खड़ी थी, और ताला लगा हुआ था, और कोई ले गया बाइक। ऐसा बोल सकते हैं कि भैया इसकी पोजेशन में पाई गई है, संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, और क्योंकि बाइक कपिल की है, ये तथ्य भी प्रूव हुआ ना उसने डॉक्यूमेंट कि बाइक कपिल की है और बिना उसकी मर्जी के लेकर गया ये, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बाइक इसने चोरी की है, कैप्टन ड्वेलिंग हाउस कमिट किया है। फिर आएंगे दूसरे ग्राउंड पे, तो अगर मेरे को यहाँ फैक्ट लिखने हो तो मैं क्या बोलूंगा, बाइक इसकी पोजेशन में, संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया।
बाइक कपिल की है, ये तथ्य प्रूव हुए हैं। कैसे प्रूव हुए हैं? जो उसने कागजात पेश किए हैं बाइक के। चौथा और लिख देता हूँ कि भाई बाइक जो है बिना कपिल की पोजेशन के लेकर गया है, विदाउट कंसेंट ये जो है बाइक को लेकर गया है। कैसे प्रूव होगा? कपिल ने खुद बयान दिए हैं। भैया कोई बाइक मेरी ले गया बिना मेरी मर्जी के, ताला खुला हुआ था और देखा तो बाइक गायब थी। और कपिल की बात को प्रूव किसने किया? जांच अधिकारी ने। जांच अधिकारी ने जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट की है, उसने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में वो करते क्या है? यही तो कह रहे हैं कि हाँ साहब जो कपिल बोल रहा है सच बोल रहा है। तो आधार पर हम बोल सकते हैं कि भैया बिना कपिल की कंसेंट के बाइक लेकर गया। कहां से? फ्रॉम हिज हाउस। फ्रॉम हिज हाउस, क्योंकि बाइक वहीं खड़ी थी। अब हम इसी को फ्रेम कर देंगे कि भैया ऑन बेसिस ऑफ प्रूव्ड एविडेंस या प्रूव्ड, court is of view on the basis of unrebutted testimony and proved fact। अब ध्यान देना कैसे लिखेंगे अपने इसको। कोर्ट perusal of record, unrebutted testimony and proved fact। Court is of view that Ghanshyam has committed theft from dwelling house। या अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो घनश्याम हैज, ऐसे लिख दो, या घनश्याम हैज ये दूसरी लाइन और ऐसे लिख सकते हो घनश्याम हैज taken out bike of Kapil from his possession without his consent। As, अब क्यों? ये तो कोर्ट ने क्या कह दिया? क्या कोर्ट का मत क्या है? ये कोर्ट ने लिखा है भाई, कोर्ट का ये कहना है कि घनश्याम ने ये चीज की है। क्यों कहना है? एज घनश्याम was found in possession of stolen property, जो बाइक है, of stolen property and failed to give any satisfactory reply। Also, bike was taken from house of Kapil without his consent। अब ध्यान देना, अब इसको आप चाहे कैसे भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि यही लिखना है, कुछ नहीं, आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई आपने पहले एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस कर दिया, अब सीधा लिख दो, चाहे ऐसे डायरेक्ट भी। कोर्ट का भी ये मत है कि या जो प्रूव्ड फैक्ट है या जो साक्ष्य पेश हो, ऐसे भी लिख सकते हो। और एविडेंसेस, साक्ष्य और जो तथ्य प्रूव है उसके आधार पर कोर्ट का ये मत है कि घनश्याम ने ऑफेंस किया है। क्यों किया है? अब मैंने क्या किया, सीधा फैक्ट लिख दिया। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, एज ऑन द बेसिस ऑफ, नहीं जो एविडेंसेस आपको लिखते हैं PW1 PW2 ऐसे भी लिख सकते हो। आपने से किसी ने अगर ऐसा भी लिखा होगा ना कि भैया एज जो साक्ष्य पेश हुए PW1 PW2 फलाना फलाना, उसके आधार पर कैसे भी। और अगर आप सिर्फ इतना लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस ये बता रहा हूं कि जब आप पार्ट 3 लिखोगे जिसमें आप एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस कर चुके होगे, उसके बाद आप जब ये दूसरा पार्ट लिखोगे जिसमें आपको ये लिखना है भी कोर्ट का क्या कहना है, उसमें आपको दो चीजें करनी है, कोर्ट का क्या कहना है और क्यों कहना है। क्यों? तथ्यों पे। तो कौन से प्रूव्ड फैक्ट के आधार पर आप ये बोल सकते हो कि घनश्याम ने बाइक चोरी की है घर से? तो आप देखो भी कौन कौन से फैक्ट प्रूव होने चाहिए, वो लिख दो। और ऐसे भी नहीं है कि होने चाहिए, जो फैक्ट प्रूव हुए हों वो लिखोगे। और बिल्कुल सिंपल, कुछ ऐसा नहीं कि ऐसी लेंथ, सीधा ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस, जो एविडेंस आए हैं और फैक्ट प्रूव हुए हैं, कोर्ट का ये कहना है। क्यों कहना है? क्योंकि घनश्याम के पास से बाइक पकड़ी गई थी, घनश्याम कोई जवाब नहीं दे पाया,
बाइक कपिल की है, बिना उसकी कंसेंट से घनश्याम लेकर गया है या बिना उसकी कंसेंट से उसके घर से गई है, तो उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि घनश्याम ने जो है थेफ्ट इन ड्वेलिंग ऑफ, अपने इतना ही लिखेंगे बस, क्योंकि हम ये बात आगे लिखेंगे, इतना सा लिखना है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसमें से अगर एक आधा पॉइंट कम ज्यादा भी हो जाएगा कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का। हाँ जी। हम्म हम्म। नहीं, ऐसा नहीं होता कि पहले देखो, ऐसा होता है कि सीधा सा मैं आपको लॉजिक दे देता हूँ, कोई भी ऐसा ऑफेंस जो आपको लग रहा है कि यार ये तो डायरेक्टली प्रूव हो रहा है, पहले उसको लिख दो, सीधा पहले लिख दो। वो कुछ नहीं है, केस के फैक्ट होते हैं, आपको पता ही लग जाता है कि यार वो एक बंदा अगर है साहब इसने मेरे को मारा, और मारपीट के तो साक्ष्य आपको डायरेक्ट ही मिलेंगे ना, कोई मेडिकल रिपोर्ट होगी, किसी ने बयान दिए होंगे, पहले वो लिख दो। भैया जो प्रूव्ड एविडेंस, जो एविडेंस आए हैं, फैक्ट प्रूव, उसके आधार पर हम कह सकते हैं इसने इसको मारा। उसके बाद आगे डील कर लो कि भाई इसने इसको मारा है, उस समय ये घर में मौजूद था अपने, तो अगर ये घर में मौजूद था और इसने मारा है तो मारने के लिए घर में भी घुसा होगा, तो ये भी लगा दो। ऐसे चल के कहानी चलती है। तो हम क्या करते हैं कि जो ऑफेंस डायरेक्ट प्रूव हो रहा है, जो ज्यादातर हमेशा ऐसा होता है कि उल्टा काम चलता है, कि जो ऑफेंस बाद में होता है वो डायरेक्ट प्रूव होता है, उस पर डायरेक्ट एविडेंस मिलते हैं, आप तो पहले उनको मेंशन करो, पहले उनसे बात करो। हाँ जी, समझ आई बात? दोबारा बोलूं, दोबारा बताऊं? ठीक है ना? कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जजमेंट राइटिंग का, बस आप अपने आप को जज मान के वहां पर लिख लो कि भैया ऐसा है और ये, और कुछ नहीं होता है। हाँ जी। हम्म हम्म। क्या सीरियल वाइज लगेगा? हम्म। तो वो तो अपने लगा दिया ना शुरुआत में, ये तो बात की, जब अपने ने इश्यू फ्रेम किए तो ट्रांजैक्शन के हिसाब से चला दिया, जब अपने ने इश्यू फ्रेम किए तब अपने ट्रांजैक्शन के हिसाब से चला दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, ये कोई जरूरी नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हाँ ठीक है, इश्यू फ्रेमिंग में हम फिर भी ट्रांजैक्शन को फॉलो करते हैं कि यार ट्रांजैक्शन के हिसाब से चल रहे, तो बाकी कोई ऐसा जरूरी नहीं, बाकी कुछ ऐसा नहीं है ना, ऐसा कोई वो नहीं है। और ट्रांजैक्शन के हिसाब से अपने इश्यू फ्रेमिंग में फॉलो करते हैं, वो तो अपनी इच्छा है, ऐसा कहा नहीं गया है कि आपको ऐसे ही फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, आगे बात करें, ये सब आगे बात करें। अब ध्यान देना, अब इसी के साथ ऐसे ही अपने अगला लिख देंगे, हाउस ब्रेकिंग एट नाइट। अब जैसे इस पैरा में लिखा, अगले पैरा में अपने हाउस ब्रेकिंग, कि भैया अपने कोर्ट का मत लिखा, अब बस इसके उसके अंदर क्या आपने डायरेक्ट लिखेंगे, ये नहीं कोर्ट का मत है सीधा, भाई देर फोर, या फिर सीधा कि भाई जो घनश्याम है उसने ये ऑफेंस, या फिर घनश्याम जो है रात को उसके घर में ताला तोड़कर भी घुसा है, हम ये भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि बाइक इसके कब्जे से पाई गई है, और जो फैक्ट प्रूव हुए हैं, जो एविडेंसेस पेश हुए हैं उसके आधार पर, जो फैक्ट प्रूव हुए हैं उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बाइक उस समय घर में खड़ी थी, और अगर घनश्याम ने बाइक चोरी की ही है, जो प्रूव हो चुका है, ये फैक्ट प्रूव हो चुका है कि हमने तो उसको मान लिया ना कि उसने किया है, ये फैक्ट प्रूव हो चुका है कि घनश्याम ने बाइक चोरी की है, तो उस पर्पज से वो घर में घुसा भी था, ये हम कह सकते हैं। कुछ नहीं, सीधा ऐसे लिखना ही है। भाई कौल का ये भी मत है कि उसने वो जो है रात को कपिल के घर में घुसा था चोरी करने के इरादे से ताला तोड़कर। क्यों ऐसा कह सकते हैं? क्योंकि
बाइक उसके कब्जे से, क्योंकि ये फैक्ट प्रूव जो प्रूव्ड फैक्ट है। कौन कौन से? बाइक उसके कब्जे से पकड़ी गई है, या वो चोरी के लिए पकड़ा गया है, या सॉरी कन्विक्ट हुआ है। दूसरा, बाइक उस दिन कपिल के घर में थी, घर का गेट बंद था, तो अगर इसने बाइक चोरी की है तो ये घर में भी घुसा होगा, हम ये कह सकते हैं। बस इसको फ्रेम ही करना है, कोई ऐसा नहीं कह रहे यार ऐसे क्यों लिख दिया वैसे क्यों लिख दिया। बस लिखने की लैंग्वेज स्टैंडर्ड होनी चाहिए। स्टैंडर्ड क्या है? बहुत क्लियर होनी चाहिए। क्लियर का मतलब क्या है कि भैया आप शुरुआत ऐसे करोगे कि कोर्ट का मत क्या है, क्या, क्यों, सिर्फ इतना। जैसे ऐसे इसमें लिखा वैसे ही अगला लिखोगे, भाई कोर्ट का ये मत है कि भैया उसने ये ऑफेंस भी किया है, क्यों, जो आपको रीजन लगते हैं, जो आपको रीजन लगते हैं। एक आधा मिनट सोचना हो तो रीजन पहले दो तीन लिख लेना कि भैया इसी वजह से हम बोल सकते हैं, वो लिख देना, वो लिख देना बस, और कुछ भी नहीं करना है। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का। हाँ जी, कोई भी डाउट कुछ भी। लो भाई अब आ जाओ, क्योंकि अब लिखने का काम खत्म हो गया है, अब आपको बताना ही है बस, अब ध्यान दे देना। अपने ने जो ये बातें की कि भाई ये था जो आपने लिखा ना कि भाई क्यों हम ये कह सकते हैं, ये अपने इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। क्या कह रहे हैं? सॉरी क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, गैप मैंने सिर्फ इसलिए डाल रखा है ताकि आपका ध्यान चला जाए भाई कैसे लिखना है, क्या करना है, बाकी एक साथ लिखना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, अब ध्यान दे देना। ये मैं आप लोग को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि यार आप लोग अपने हिसाब से लिखो, अपने हिसाब से लिखो, क्योंकि इसकी लैंग्वेज नहीं रटी जा सकती है। आपको सिर्फ तरीका रटना है, लैंग्वेज नहीं रट सकते हो आप। जितने लोग लिखोगे हर किसी का अपना अपना तरीका लगेगा। हाँ, ये जरूर है कि अभी भी मैं आपको इसके अंदर कुछ एक चीजें ऐड करवाऊंगा, वो जब अपने एक बार इस जजमेंट को एक दो बार कर लें फिर मैं और ऐड करवाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा एक स्किल का काम है, उसमें थोड़ा सा आपको नहीं, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर अभी उसको ऐड कर देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब आ जाइए, जब आप उसको दोनों ऑफेंसेस के लिए लिख जाते हो, अब कुछ नहीं, अब सीधा सेट फॉर्मेलिटी है, पूरे पेट है कि एक पैरा लिखते हो जिसमें कोर्ट ये लिखती है कि देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक्यूज्ड है उसने इन इन धाराओं में ऑफेंस किया है और उसको सजा होनी चाहिए। एक देन कम्स आदेश। अब ध्यान रखना, एक रूल है, अगर अभियुक्त को आप सजा सुना रहे हो तो साइन होंगे 3, अगर आप उसको सजा नहीं सुना रहे हो तो साइन होंगे 2। ध्यान देना। यहां तक अगर प्रैक्टिकल बात करें, यहां तक थी आपकी जजमेंट। अब चालू होता है आदेश। आदेश एक छोटा सा आदेश लिखा जाता है कोर्ट द्वारा, जिसके अंदर कोर्ट आदेश करती है कि भैया इस अपराध के अंदर इसको सजा हुई है या नहीं हुई। हालांकि सेम टू सेम होता है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया कि अतः जो भी मामला है उसको अभियोजन पक्ष ने संदेह से परे प्रूव, या फिर इंग्लिश में बोलूं तो प्रोसिक्यूशन हैज प्रूव्ड हिज केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, या फिर संदेह से परे उसने सिद्ध कर दिया है, और उसको इन इन धाराओं के अंतर्गत जो है अपन जो है क्या नाम है दोषी करार दिया जाता है, धारा और अपराध के अंदर दोषी करार। इतना आदेश के अंदर भी सेम बात लिखी जाती है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज बदल दिया जाता है, जिसमें हम ऐसा लिखते हैं एक्यूज्ड सन ऑफ दिस, उम्र दिस, आयु दिस, निवासी दिस को फलानी फलानी धारा के अंदर दोषी ठहराया जाता है। वो दोषी, बिल्कुल लैंग्वेज बदली जाती है, बस बाकी बिल्कुल सेम है। तो आपको ये लैंग्वेज रटनी है, लैंग्वेज रटनी है। यहां पर लैंग्वेज ये होगी कि आप ऐसा लिखोगे देयरफॉर एक्यूज्ड, अगर उसने प्रूव कर दिया है तो, अगर प्रूव कर दिया है तो आप ऐसा लिखोगे देयरफॉर prosecution has proved his case beyond reasonable doubt and accused is liable to be convicted for offense under this section
एंड दिस। अगर वो नहीं प्रूव कर पाता तो आप बस इतना ही लिखोगे, हैज नॉट प्रूव्ड हिज केस एंड इज नॉट लायबल टू बी कन्विक्टेड। अब आ जाइए आदेश। आदेश में यहाँ पर ऐसा होता है, यहाँ पर सीधा होता है कि भैया एक्यूज्ड दिस, सन ऑफ दिस, एज दिस, रेजिडेंस दिस, इज कन्विक्टेड, हेल्ड गिल्टी एंड इज लायबल टू बी कन्विक्टेड। इतनी वर्डिंग यूज होती है। अगर नहीं है तो आप यहाँ लिख देते हो इज नॉट हेल्ड गिल्टी एंड देयर बाय, मतलब उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, इतना होता है। फिर आएगा सेम साइन जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये याद करना है आपको, ये याद करना है। अभी कैसे याद करोगे, अभी सिर्फ कन्विक्शन के हिसाब से याद कर लो कि अगर कन्विक्ट कर रहे हो तो क्या लाइन आएगी, ऑर्डर में क्या लाइन आएगी। फिर साइन जेएम, कोर्ट का नाम, जेएम कहाँ का जेएम है, बस कोर्ट का नाम मतलब कहाँ का जेएम है। आदेश के बाद आता है पीरियड ऑफ सेंटेंस, जिसको लोग बोलते हैं दंडादेश। इसमें एज यूजुअल सेट लाइन होती है। ये जो पैरा है, ये पैरा तब लिखा जाएगा जब आप उसको सजा सुनाओगे। तो ये जो तीसरा सिग्नेचर है ये तभी आता है अगर आप उसको साइन सजा, दूसरा मतलब जब आप अगर नहीं सुनाते हो तब नहीं आता है, तब ये पूरा मिस हट जाता है। अगर सजा सुना रहे हो तब ये आता है, जिसके अंदर शुरुआत में थोड़ा सा आप उसको लिखते हो कि भैया दोनों पार्टीज को सुना गया, प्रोबेशन पर सुना गया, कोर्ट का ये मत है कि ये केस के अंदर प्रोबेशन नहीं दिया जाना चाहिए, और उसके बाद भाई कोर्ट जो है दंड सुना रही है। अब ध्यान देना, ये डब्बे बना देना ऐसे करके ना, बॉक्स टेबल बन जाती है, कितना कारावास हुआ, जुर्माना, जुर्माना ना अदा करने पे कारावास, ऐसे करके बॉक्स बन जाता है। चाहे तो आप ऐसे बना देना। पहले अपने इस पैटर्न को सीखते हैं। एक और दूसरा पैटर्न भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, जिसमें सीधा होता है नंबर 1 अंडर सेक्शन 305 ऑफ बीएनएस, इम्प्रिजनमेंट फॉर दिस टर्म, फाइन इतना, और ये पॉइंट जरूर याद रखना, ये जरूर लिखा जाता है कि अगर वो फाइन नहीं पे कर रहा तो कितना कारावास होगा, ये जरूर लिखा जाता है, तो ये लिखना ही लिखना है। तो ये होगा, क्या चीजें लिखी जाएंगी, कौन सी धारा है, कितनी सजा है, कितना जुर्माना है, जुर्माना अगर नहीं पे कर रहा है तो कितना कारावास, इम्प्रिजनमेंट, फाइन, फाइन इन ल्यू ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ये सब। इससे पहले 2 लाइनें आती हैं कि भैया कोर्ट ने दोनों पार्टीज को सुना, किसके ऊपर, सजा के प्रश्न पर सुना गया, कोर्ट का ये मत है कि इस केस के अंदर जो है प्रोबेशन नहीं दिया जा सकता, फुल स्टॉप, कोर्ट पासेस फॉलोइंग सेंटेंस, इतना। अब आ जाइए, इसके अंदर इतनी सारी लाइनें नहीं पढ़नी है किताब। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? नहीं, जरूरी नहीं है। मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूं, एक और पैटर्न बता दूंगा, आपको दोनों में से जो कंफर्टेबल लगे वो लगा देना। रीजन बता देता हूं, कई बार क्या होता है ना, हमारे पास जजमेंट ऐसी आ जाती है जिसमें 3-4 सेक्शन लग रहे होते हैं। अब उस केस के अंदर लिखने वाला काम बहुत लेंथी हो जाएगा, तो वहां पर ये बॉक्स वाला पैटर्न फॉलो करना। जहां पर लगे कि यार एक दो सेक्शन ही है, फिर तो फटाफट लिख, अदरवाइज क्या बहुत लंबा चला जाता है ये वाला पैरा। अगर अपने उसको सेंटेंस में या पैरा में लिखते हैं ना तो बहुत लंबा चला जाता है, अगर जजमेंट में 3 या 4 सेक्शन लग रहे होते हैं। वही 1-2 सेक्शन होते हैं फिर तो चाहे कैसे भी चला लो, बराबर ही जगह लगती है। ठीक है, तो मैं आपको दोनों ही पैटर्न बता दूंगा। आगे कंटिन्यू करें। अब ध्यान देते ना, गिनती की 3 लाइनें हैं जो आप अभी याद करोगे, आप और कुछ नहीं याद करोगे। जब आप दंडादेश सुनाओगे तो दंडादेश सुनाने के बाद जो भी आपने उसको सेंटेंस सुनाया उसके बाद 2 ही लाइनें लिखोगे। एक कि भैया जितनी इसको सजा है सब एक साथ चलेगी। 2, जो सजा वो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान भुगत चुका है वो इसके अंदर काटी जाएगी। 2, तीसरी सीधी लिखोगे कि भैया कॉपी ऑफ जजमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। इतनी ही लिखोगे, अभी इतनी ही याद करोगे। 1, सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, जितनी वो सजा इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल के दौरान भुगत चुका है वो काटी जाएगी। तीसरा मतलब उसमें से सेट ऑफ की जाएगी। तीसरा, कॉपी ऑफ जजमेंट, इतनी। वारंट ऑफ अरेस्ट इश्यू किया जाए, फलाना किया जाए, कुछ नहीं लिखना। अभी अपने सिर्फ 3 लाइनें याद। जो आपका पार्ट 4 है, पार्ट 4 कहां से चालू होता है, आदेश से। आदेश में क्या वर्डिंग यूज करनी है, पीरियड ऑफ सेंटेंस कैसे लिखना है, पीरियड ऑफ सेंटेंस अगर सजा सुना रहे हो तो उसके बाद क्या लिखना है, 3 लाइनें लिखनी है, सभी सजा एक साथ चलेगी, और उसके बाद जो सजा वो पहले भुगत चुका है वो कम होगी। तीसरा, कॉपी ऑफ जजमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, इतना ही लिखो। इतनी हमारे पास वहां समय नहीं होता, एक एक लाइन जो ऐड करानी है वो मैं आपको बाद में ऐड करवा दूंगा। अब उसके बाद यहाँ साइन आएगा, ध्यान देना, एक साइन किसके बाद आएगा, आदेश के बाद। एक साइन आएगा दंडादेश के बाद। दंडादेश के अंदर ध्यान दे देना, यहां नहीं आएगा साइन,
ये जो 3 लाइनें लिखोगे उसके बाद आएगा, क्योंकि ये पूरा बनता है दंडादेश। सजा, सजा कैसे चलेगी, ये पूरी लिखने के बाद आप साइन करोगे। फिर आखिरी की आपकी एक लाइन बनेगी जिसके बाद एक साइन आएगा कि भाई निर्णय आज दिनांक, इंग्लिश में बोला जाता है जजमेंट, जजमेंट डेटेड साइंड एंड प्रोनाउंस्ड ऑन, इसमें ऐसे लिख देता है निर्णय आज दिनांक डैश को खुले न्यायालय में हस्ताक्षर संचालित किया गया। बनाना। कन्विक्ट कर रहे हो तो 3 जगह साइन होंगे, एक्विट हो रहा है तो 2 जगह साइन होंगे, ये याद रख लेना। अगर आप उस बंदे को एक्विट कर रहे हो, इतना एरिया हट जाता है। ये जो आप, ये वाली जो बातें हैं ना, ये इस आदेश में आ जाती हैं सीधी। आ गया आदेश, इस आदेश में लिखी, जो मैं अपने करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, पर अभी ध्यान रखना कन्विक्ट कर रहे हो तो 3 जगह साइन होंगे, बस सिर्फ 3 जगह। पार्ट 4 प्रॉपर रट्टा है, प्रॉपर रट्टा है, उसमें कुछ नहीं है। मैं आपको लाइनें लिख के दे दूंगा कि भैया कन्विक्शन के केस में ये 4 लाइनें याद कर लेना, और अगर एक्विटल है तो ये 4 याद कर लेना, बस वो 4 लाइनें रट लेना, चाहे एक्विटल हो चाहे कन्विक्शन हो, उसके हिसाब से चिपका देना। ये याद रखोगे कि जब पार्ट 3 के अंदर आखिरी पैरा कि भाई अब कोर्ट का नहीं कि भाई ये अभियोजन पक्ष ने अपने केस को प्रूव कर दिया, प्रोसिक्यूशन है, वो कैसे लिखना है उसको थोड़ा अच्छे से याद रखना, याद करना है अपने को। वो लैंग्वेज, एक आदेश की लैंग्वेज याद करनी है, 2 फिर दंडादेश की लैंग्वेज याद करनी है। ये जो पार्ट 4 है ना, ये याद करना है। पार्ट 4 क्योंकि फैक्ट में नहीं दिया गया कि आपको याद आ जाएगा, पार्ट 4 आपको खुद से ही लिखना पड़ेगा। और पार्ट 4 में क्या है, ऐसा भी नहीं कि कुछ भी लिख दो चलेगा, लैंग्वेज कैसी भी चला दो नहीं, हाँ पर लैंग्वेज एक स्टैंडर्ड लॉ की लैंग्वेज चाहिए। तो जो आदेश वाला पैरा है वहां से लेकर सारा, और एक जो उससे पहले का जस्ट पैरा, वो आपको याद करना है, उसका फॉर्मेट, उसका लैंग्वेज, कि आपको कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आपका एज इट इज फिक्स लैंग्वेज रहे, यार ऐसे लिखना, ताकि आपका वहां पे आप कंफ्यूज ना हो कि यार ऐसे लिखूं कि ऐसे लिखूं, ये नहीं, समय नहीं खराब होना चाहिए, फिक्स लैंग्वेज रहे। कन्विक्शन के केस में वैसे 4 लाइनें बनती हैं, मतलब 4 पॉइंट बनते हैं, 3 मैंने आपको बता दी, एक और पॉइंट अपने लिए, बस इतना ही होगा, वो अपने याद करेंगे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं करना आपको। कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह का। अब आपको एक काम करना है, आप लोग को ये जजमेंट आप लोग को दी गई है, आप लोग इसको प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाना, शेयर कर देना, मैं चेक कर लूंगा, अगर उसमें कुछ भी अपडेट, कुछ भी चेंज करना होगा तो अपने देख लेंगे। और अब मैं आपको जो ये लाइनें हैं, कौन से वाली, इसका आदेश वाली क्या लाइनें हैं, वो मैं आपको भेज दूंगा कि भाई ये लाइनें हैं, वो आप लोग फिर याद, तो प्रॉपर याद करना है, प्रॉपर रटना है, ताकि कल जब अपने इस क्वेश्चन को करें तो लाइनें आप बता सको कि क्या क्या लाइनें आएंगी। यस, किसी का कोई भी डाउट। हाँ हाँ, नहीं नहीं, नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना, पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन हेडिंग नहीं डालनी, नहीं पॉइंट्स, क्या नाम है उसके अलावा, वो क्या हेडिंग डालते हैं कि, हाँ मार्शलिंग, मार्शलिंग हेडिंग नहीं डालनी, ठीक है। ऐसा कुछ भी हेडिंग नहीं डालनी, हेडिंग सिर्फ इतनी डलेगी, एक जजमेंट, दूसरा ऑर्डर, तीसरा पीरियड ऑफ सेंटेंस या फिर दंडादेश, 3 ही लिखे जाएंगे, उसके अलावा कोई हेडिंग नहीं बनी। एमपी हाई कोर्ट के अंदर, हाँ एमपी हाई कोर्ट में भी नहीं लिखी जाती, ठीक है, एमपी जुडिशरी में भी नहीं लिखी जाती। एमपी जुडिशरी और राजस्थान जुडिशरी में सिर्फ इतना ही फर्क है कि एमपी जुडिशरी के अंदर जो आपके पास सवाल आता है उसमें सब कुछ दिया होता है, एविडेंसेस क्या पेश हुए, उन्होंने क्या बोला, उसने क्या बोला, राजस्थान में दिया नहीं होता, तो वहां पर आपको एविडेंस भी खुद ही फ्रेम करने पड़ते हैं और खुद ही लिखना पड़ता है। एमपी में यह है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है, आप तसल्ली से आराम से बैठ के सोच सोच के लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से लिखो कि क्या हुआ, कैसे हुआ, अब आपका क्या कहना है, कोई, राजस्थान में इतना समय नहीं है। राजस्थान में तो आपके पास सोचने का बिल्कुल समय नहीं होता, आपके पास एक सेट पैटर्न होना चाहिए जजमेंट राइटिंग का कि भाई क्या होता है और कैसे होता है, वो अपने को आदत बनानी। बिल्कुल,
ठीक है। जैसे कि हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन हेडिंग नहीं डालते हैं, हम वो जो पैरा है ग्रुप पे आज पीडीएफ दोबारा शेयर कर दूंगा। यहाँ से जजमेंट चालू हुई, ठीक है। ये तो केस के फैक्ट हो गए। केस के फैक्ट के बाद आप ये फॉर्मेट कोर्ट वोट प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये सब आ गया। उसके बाद एक ये हेडिंग आएगी, ठीक है, जजमेंट। उसके बाद आप केस के फैक्ट वैक्ट प्रोसिक्यूशन लिखोगे, ये सारा लिख दोगे। अब उसके बाद ये याद रखना, ये इश्यूज है ना, ऐसे भी नहीं कि डायरेक्ट आप एक लाइन लिखते हो, ऐसे लिख तो पॉइंट ऑफ नहीं, सीधा एक पैरा बनता है प्रॉपर कि भाई परयूजल ऑफ रिकॉर्ड, और ये ऐसे करके एक लाइन बनाई जाती है, फिर इश्यूज हो गए। उसके बाद पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन नहीं होता, आप ऐसा कर सकते हो कि यहां पर सीधा लिख दो पॉइंट 1 2 एंड 3, ऐसे लिख सकते हो। यहां नहीं लिखा जाता एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस और ये सब, ऐसा कुछ नहीं लिखा जाता, ऐसे भले लिख सकते हो इतना। उसके बाद एज यूजुअल वही कहानी सारी चलती है, जो अपने एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस और ये सब लिखा ना वो सब। फिर उसके बाद सीधा आता है ऑर्डर, जब खत्म हो जाता है इसकी हेडिंग है, तो जजमेंट की हेडिंग, ऑर्डर की हेडिंग, उसके बाद पीरियड ऑफ सेंटेंस की हेडिंग, बस और कोई हेडिंग नहीं है। 3 हेडिंग बनती है और कोई हेडिंग नहीं डालोगे आप, ठीक है। और किसी भी तरह की कोई हेडिंग नहीं डलेगी। हिंदी वाले भी यही 3 ही हेडिंग डलेगी। हाँ, आपको जहां से वो पार्ट 3 चालू करना है आप वहां लिख सकते हो, हेडिंग की जगह ये लिख सकते हो 1 2 एंड 3 में पॉइंट्स 1 विस्तार बिंदु 1 2 या 3, हिंदी में तो ऐसे लिख सकते हो, इंग्लिश में पॉइंट्स 1 2 एंड 3 ऐसे लिख सकते हो, बट वो नहीं, पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, मार्शलिंग ऑफ एविडेंस, ऐसी हेडिंग नहीं डलती है, ऐसी कोई हेडिंग नहीं डलती। हाँ लिख सकते हो, अगर चाहो तो, चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है लिखना ही लिखना है, चाहो तो लिख सकते हो। कुछ नहीं करनी है पनिशमेंट यार, इतना तो आप लोग लॉ पढ़ पढ़ के आप लोग जान ही लोगे, कम से कम सजा देना। ये अगर कोई भी बंदा चोरी के अंदर अपराध, 1 साल की सजा तो होगी ना उसके अंदर, 1 साल की सजा दे देना, लगा देना कोई 100 500 रुपए का फाइन। उसके अलावा 331 4 में 1 साल की सजा तो होगी, उसमें भी 1 साल डाल देना, लगा देना कोई 500 रुपए का फाइन, बस। जरूरी थोड़ी है कि सुनानी ही इतनी सजा है कि भैया मैक्सिमम ही सुनाओ, क्यों, उतनी सुना लो कि हाँ यार इतनी तो होगी होगी। हाँ ठीक है, हम जब सेशन कोर्ट वाली जजमेंट करेंगे। हाँ जी। हाँ ये बात भी सही है, तो इसलिए सर फाइन कम ही लगाना। हाँ ये है कि जैसे रेप का अपराध होता है, मर्डर का होता है, इसके अंदर फाइन मोटा लगता है, इसके अंदर फाइन अच्छा लगता है, वो जब अपने करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा कि जो सेशन कोर्ट में जब केस होता है ना, जैसे रेप के जो, उसमें सेशन कोर्ट अच्छा खासा फाइन लगाता है, क्योंकि उसके अंदर वो फाइन विक्टिम को पे किया जाता है। तो एक थ्योरी ये बोलती है कि भाई क्योंकि एक तरह से वो पैसा ऑब्वियस, चाहे कितना भी बोलते, रेप एक ऐसा ऑफेंस है कि चाहे कानून कितनी भी सजा सुना देगा, बट उस विक्टिम के लिए सोसाइटी में रहना इज नॉट एन इजी टास्क। तो कानून सोचता है कि इतना पैसा विक्टिम को दिलवाया जाए, ताकि अगर वो अपना जीवन गुजारा कहीं और जाके रहना चाहती है, रिहेबिलिटेशन नहीं, कहीं भी ऐसी जगह जो यहाँ की सोसाइटी से दूर हो, कोई और जगह पे, तो उसके पास इतना पैसा हो कि वो वहाँ जाके रह सकती है, कोई काम करना चाहती है तो कर सकती है, बच सकती है, तो उसमें फाइन अच्छा लगाया जाता है, अदरवाइज फाइन कम ही लगाती है। जी, ठीक है। अब आप लोग को प्रैक्टिस करना है ये क्वेश्चन, कल अपने फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। बस कल मैं कुछ एक पॉइंट आपको, मतलब एक पॉइंट के 1 2 चीजें आपको ऐड करवा दूंगा। एक तो ये इसमें एज यूजुअल अप्रिसिएशन वाले में अब एक पॉइंट ऐड होगा, क्योंकि अपने ने अभी जो लिखा ठीक है, एवरेज बोलूँ तो ठीक है, बट अगर अच्छे की बात करूँ कि यार बाकियों से अच्छा हो सकता है क्या, अभी भी इसमें एक चीज है, अगर हम वो और लिख दें तो हमारा अप्रिसिएशन बहुत अच्छा जाएगा। वो अपने उस पर कल बात करेंगे, क्योंकि पहले आप इसको सीखो फिर ही उस चीज को ऐड करेंगे। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का, फिर अपने क्लास को खत्म करते हैं। हाँ एक लाइन में लिख देना।
लिख देना। आदेश के नीचे नहीं, दंड आदेश में लिखेंगे। आदेश में कुछ नहीं, पीरियड ऑफ सेंटेंस में भैया दोनों को सुना और कोर्ट का ये मत है कि भैया इनको प्रोबेशन का कोई लाभ नहीं दिया जाना चाहिए, फुल स्टॉप। उसके बाद कोर्ट सजा सुनाता है, शॉर्ट में निपटाना आपने, है ना। तो ये प्रोबेशन वाली बात जो है ये हमको लिखनी है पीरियड ऑफ सेंटेंस में, आदेश में नहीं। क्योंकि प्रोबेशन एक्चुअली में डिमांड कब किया जाता है, जब कोर्ट सजा सुना, जब कोर्ट कह देती है भैया इसने अपराध किया है, फिर एक तारीख फिक्स की जाती है जिस तारीख पे दोनों पार्टीज को सुना जाता है सजा के प्रावधान पर। उस सजा के उस तारीख पर जो है दोनों पार्टी बोलती है, वो तो कहती है कि साहब इसको मैक्सिमम सजा दो। जो ऑपोजिट पार्टी है वो उसको ये तो पता लगेगा कि यार कोर्ट अब सजा तो सुनाएगी, क्योंकि कोर्ट पिछली तारीख में बोल चुकी है कि भैया इसने अपराध किया है। तो वो क्या करता है, साहब इसको माफ कर दो, साहब इसको कम सजा सुनाओ। जैसे सलमान खान के केस में क्या हुआ था भाई, जो उसका क्या हुआ सलमान खान वाले केस, क्या यहाँ, हाँ हाँ जी। तो बोला जाता है भाई, तो ये ग्राउंड सही है तो कि साहब वो गरीब आदमी है, अगर वो जेल में चला जाएगा तो उसका परिवार कैसे चलेगा, ये सब चलता है। अब सलमान खान के केस में ये तो बोल नहीं सकते। हम्म। नहीं वो तो ऐसा होता है कि वो वकील, नहीं वकील थोड़ा कम ऐसे बोल जाता है, बट प्रैक्टिकल तो ये होता है भाई साहब गरीब है, अगर ये जेल में चला जाएगा, अपराध छोटा मोटा किया है, अगर ये जेल में चला जाएगा पीछे इसके घर वाले क्या करेंगे, कुछ इसको इसका कोई घर को कोई देखने वाला नहीं है, बच्चे छोटे हैं, फलाना है ढिमकाना है, ऐसे करके। अब जैसे सलमान खान में ये तो बोल नहीं सकते साहब वो गरीब है, तो फिर उन्होंने क्या किया जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है हाँ, तो वो वाली बात है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसमें क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको सजा सुना दी थी एक्सीडेंट वाले केस में। वैसा फिर उसके बाद उस दिन तो क्या हुआ था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जिस दिन सजा सुनाई है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसी दिन ही, मतलब सॉरी, जिस दिन आदेश सुनाया कि इसने अपराध किया है उसी दिन ही सजा सुना दी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये किया था वहां पे, सजा उसने बोला कि अपराध किया है और तुरंत सजा सुना दी। तो वो क्या करे, वो हाईकोर्ट में चले गए कि साहब, वहां पर उन्होंने हाईकोर्ट में इसलिए ये बात की क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तो उनको मौका ही नहीं रखा बोलने का, मौका ही नहीं दिया अपनी बात रखने का। हाईकोर्ट में उन्होंने बोला कि साहब इस आदमी ने अपराध इतने साल पहले किया है, अब तो जो है ये मतलब इसकी एनजीओ चलती है, इसने बहुत सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा है, तो इसके कार्य को देखते हुए इसको माफ किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने वो सेटिंग तो सारी होती है, हाईकोर्ट ने कहा ठीक है जब माफ करता हूँ, बस उतना ही था और क्या। नहीं हाँ हाँ, मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोर्ट अगली तारीख कोई अगली तारीख दे ही दे, पर प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि कोर्ट ज्यादातर ऐसा ही करती है कि यार आज इसको सजा, आज इसको है सजा के प्रावधान पे अगले दिन या वैसे बात करेंगे। क्या ऐसे तो यार हम, पर ऐसा है कि ठीक है कोर्ट आजकल कहती है कि सुना ही दो एक साथ ही। तो कई बार पता क्या ये भी तो गड़बड़ हो जाती है ना, कि भाई मान लो अब उसको सजा सुना दी, ये तो कहती है भाई इसने अपराध किया है, अब फिर पुलिस वालों को बोलो कि इसको अंदर डालो, फिर अगली तारीख रखो, फिर अगली तारीख कोई आएगा फिर सजा सुनाएंगे इसको। तो कई बार जज क्या करते हैं, सजा एक साथ ही सुना दो यार, सुना के नक्की करो क्या मामला लटक रहा है कब से। कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो ये है, अब उसके अंदर क्या है, दोनों वकीलों को सुना जाता है, पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आजकल तो कोर्ट इतनी फास्ट हो गई है कि वकीलों को क्या ही सुनती है, बस फटाफट सुन लेती है। सीधी सी बात है, सजा देनी ना देनी जज के हाथ है। जज ने सोच लिया सजा देनी है तो फिर वो दे ही देता है कैसे ना कैसे करके, जैसे मर्जी उसको लगे। कोई बहुत ही उल्टे पुल्टे केस हो तो मैं कह नहीं सकता, बाकी लगे तो दे ही सकता है। अब जैसे मैंने ऐसे भी केसेस देखे हुए हैं, बाकायदा ऑन रिकॉर्ड जजमेंट है कि कंपनी का केस है, चेक का, कंपनी पार्टी नहीं है, और कोर्ट ने जो पर्सन है, जो उस कंपनी का एक तरह से वो एम्प्लॉय मान लो, हालांकि एम्प्लॉय तो नहीं कह सकते, वो उसका डायरेक्टर टाइप मान सकते हो, पर डायरेक्टर को उसने सजा सुना दी, और उस केस के अंदर कंपनी पार्टी भी नहीं थी जो एक मेन इजेंशियल है, पर कोर्ट ने सजा सुनाई हुई है। कोर्ट कुछ भी कर सकती है।
पर अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है। अपने तो जो प्रैक्टिकल किताबों में जो कहानी चलती है अपने बस उसी को फॉलो करेंगे। और उसमें आप लोग जब जज बन जाओगे तब आप लोग देखोगे यार ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, कोर्ट तो अपना अलग ही चलती है, कुछ किताबों के हिसाब से तो कोर्ट चलती नहीं है। तो अपने अभी किताबों के हिसाब से चल लो, जब जज बन जाओगे तब चाहे किताबों के हिसाब से मत चलना। वो कोर्ट खुद ही नहीं। हाँ, कई बार तो प्रोबेशन का लाभ केस निपटाने के लिए भी दे देते हैं। कई बार तो ये भी कर देते हैं कि कह देते हैं, क्योंकि मान लो ये आ गई कि रिपोर्ट मांग ली कि भाई नहीं कि वो कितने केसेस निपटाए हैं ये वो, तो जज बोलता है वकील को, यार वकील साहब एक काम करो आपकी पार्टी को बोल दो क्षमा याचिका डाल दे, मैं प्रोबेशन दे दूंगा, क्या फर्क पड़ता है। वो कहते हैं, हाँ साहब कहाँ पक्की बात है। तो इधर से क्षमा याचिका, इधर से वो गिल्टी मांगता है, कोर्ट उसको बोल देती है कि ठीक है, कन्विक्ट करके प्रोबेशन दे दिया जाता है। प्रैक्टिकली तो बहुत कुछ होता है, किताबों के हिसाब से थोड़ी सब कुछ चलता है। किताबों के हिसाब से चलता होता तो केस इतने पेंडिंग थोड़ी होते। प्रोसेस इसलिए धीरे चलता है क्योंकि जो किताबें बोलती हैं वैसा बाउंड नहीं है ये लोग। प्रोसीजरल लॉ की सबसे बड़ी कमी है, एक प्रोसीजरल लॉ कॉम्प्लिकेट बहुत है, दूसरा जो इन्होंने गंदा काम कर रखा है कि प्रोसीजरल लॉ इज सब्जेक्ट टू हाई कोर्ट रूलिंग्स। हाई कोर्ट जो रूल बोलेगी कोर्ट उसको फॉलो करेगी, ना कि प्रोसीजरल लॉ सीपीसी सीआरपीसी को। हाई कोर्ट की रूलिंग्स में था बातें पड़ी हैं कि ये कैसे ना कैसे उस चीज को मिसयूज कर सकते हैं। अब जैसे अगर डीवी एक्ट की बात करें तो डीवी एक्ट तो बोलता है कि भैया आप लोग इतने समय में केस को निपटा ही दोगे, 1 साल में। हाँ निपटाते हैं ये लोग, पढ़ता कहीं से। तो चल रहा है बस, और तो क्या, किताबों के हिसाब से चल नहीं रहा ना, बात ही तो यही है। क्या कह रहे हैं? सुधरेगा तो, सुधरने का तो भाई देखो एक ही तरीका है। एक, कोर्ट्स ऑनलाइन हो जाए, ऑनलाइन इन द सेंसेस जो अटेंडेंस लगती है ना जजेस की वो ऑनलाइन लगे। आप में से कई लोग हो, अगर जो लोग कोर्ट जाते हो, एडवोकेट हो, प्रैक्टिस करते हो, आप लोग देखते हो कि कोई जज टाइम पे नहीं आता है। कोई नया नया जो जज लगता है ना, जो नया नया जिसको लगता है कि नहीं यार नौकरी है नौकरी, तो थोड़ा वो एक तो उसको शौक भी होता है जाके लोगों के सामने जज दिखाने का, तो वो भले टाइम पे आता है। 3 4 5 साल बाद हो गया जब बढ़ दो यार, साल एक एक दो दो घंटा लेट नॉर्मली आते हैं, नॉर्मली एक एक दो दो घंटा लगता है। अगर आ भी जाते हैं तो चैम्बर में बैठे रहते हैं। इसी की वजह से तो कहा जाता है कॉलेजियम बंद कर दो। जिस दिन कॉलेजियम सिस्टम बंद हो गया और सिस्टम ऐसा हो गया नहीं, लाइक जैसे यूपीएससी है, ऑल इंडिया जुडिशरी कर दी जाए, आप ऑल इंडिया जुडिशरी कर दो, जो जजेस हैं उनकी एक अथॉरिटी बनेगी। जैसे यूपीएससी है वो एग्जाम करवाती है, सेंटर का सरकार का, वैसे ही आप एक करवाओ भैया, एक अथॉरिटी बनेगी जो एग्जाम करवाएगी, और वही अथॉरिटी इनको चेक करेगी ये ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ना हाई कोर्ट का कोई लेना देना, ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कोई लेना देना, वो अथॉरिटी होगी। जी, ऐसे ही है। हालात तो बहुत बेकार है, बहुत बदतर हालात है। हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट वाले तो फिर भी चलो ठीक है, वो लोग एट द एंड आते आते इतने वो हो जाते हैं कि उनको लगता है कि यार अब बस है यार, अब अपनी भी रिटायरमेंट आने वाली हो गई, तो वो लोग तो क्या फिर भी थोड़ा ऐसे हो जाते कि बहुत लोगों के साथ जितना अच्छा बुरा करना था कर लिया, अब छोड़ो, अब अपना भी समय जा रहा है। हाई कोर्ट वाले तो बिल्कुल ऐसा अपने आप को भगवान से कम नहीं समझते। उन लोगों को तो ये होता है कि ले हमारा कोई कुछ कर सकता है क्या, और ऑब्वियस अभी कोई कुछ नहीं कर सकता उनका, जिस हिसाब से सिस्टम है, क्योंकि उनको ये बात पता है अभी सरकार हमारे खिलाफ आ नहीं सकती। इवन आप लोग ये तक देख, क्या, वही तो। हाँ, एक्चुअली में क्या है, इसलिए उनको लगता है ना भी उनको कोई चेक नहीं कर सकता। उनको ये बात पता है, आप लोग कभी भी देख लेना, कभी भी देख लेना, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, कोई भी ऐसा फैसला हो जो आप लोग यार ये तो कोई फैसला ही नहीं बनता, कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री, कोई भी सांसद, कोई भी बोलने से डरेगा यार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ मत बोलो। रीजन भी, अपने को उनसे तो काम पड़ता है, इनको नाराज मत करो। तो इनको बात पता है यार हमारे हमारे को ये क्या कर दिया, बल्कि ये लोग को हमारे से काम पड़ता है, हमारे को इनसे क्या काम पड़ता है। तो वो वाली बात है, इनको पता है।
हाँ जी। नहीं जाएगा, और चला भी जाएगा तब भी क्या करोगे। हाँ नहीं हो। हाँ तो इसीलिए तो बात कर रहे हैं कि भाई क्या। हाँ कोर्ट में सो जाते। हाँ कोर्ट में सो जाते हैं, सही बात है ये। कोर्ट में क्या लगा दिया है। ऐसे ही है भैया। जुडिशरी के अभी तो बहुत बहुत बुरे हालात है। मतलब एक बात है, पर अब जुडिशरी की वो रिस्पेक्ट भी नहीं रही। जो आज से 10 साल 15 साल पहले जो जुडिशरी की रिस्पेक्ट होती थी ना, कि भाई जज ईमानदार, जज ऐसा जज वैसा, अब सबको पता लग गया कि भाई जुडिशरी कोई ईमानदार ईमानदार कुछ नहीं है। कुछ भी करवा लो आप जुडिशरी से, सब हो सकता है। कोई कुछ नहीं बदल पाएगा। आप चाहे कितना भी कोशिश कर लेना, आपको वो दो ट्रांसफर करेंगे आपके। आप खुद हाथ जोड़ दोगे कि सर जैसा आप कहोगे वैसा काम हो जाएगा, मेरे को ढंग से जी लेने दो। आपको वो दो बार ऐसी ऐसी जगह पे पटकेंगे आउटस्कर्ट्स में, कि आप लोग के पास वहां पर कुछ नहीं होगा। एट द एंड आप ये सोचोगे भैया ऐसा है। क्योंकि देखो, गलती सिर्फ जो सीट पे बैठे हैं वो लोग नहीं है। अब जितने भी लोग, मान लो इस बार 44 बच्चे बने हैं, वो 44 के सारे वो भी इसी जोश से आए हैं कि हम सिस्टम बदल देंगे। पर जब वो ये लोग ये देखते हैं ना कि यार हम सिस्टम बदलना चाहते हैं और लोग ही हमारा साथ नहीं देते। कोई भी ऐसा जज आता है, जैसे अभी सूरतगढ़ का है, हो गया उसको काफी टाइम पहले की बात है। एक पर्सन है, शायद वो सीजेएम था या एसीजेएम था, मेरे को याद नहीं। सीजेएम था शायद। वो बंदा आया और यहाँ पे कोई सीनियर एडवोकेट था। तो उसने कहा कि भाई सर ऐसे ऐसे करके आप एफआईआर का कोई एफआईआर की उसने एप्लीकेशन डाली, भाई आप एफआईआर आप दर्ज कराओ। उसने कहा भाई एफआईआर दर्ज नहीं होती है, ठीक है, एफआईआर नहीं दर्ज हो सकती। आप एफआईआर दर्ज नहीं करोगे, आपको कंप्लेंट करनी है, आप कंप्लेंट करो। जो भी उसमें बात हुई, वो सीनियर एडवोकेट था। उसने जज को ये बोल दिया कि सर यहाँ तो ऐसे ही होता है। भाई यहाँ तो ऐसे ही होता है कि भाई अगर आप एप्लीकेशन डालते हो 156 दिन की, तो कोर्ट ऑर्डर कर ही देती है। वो कहता भाई पहले होता होगा, मैं नहीं करूंगा ऐसा। वो गया, बार काउंसिल इकट्ठी की, स्ट्राइक पे बैठ गया कि भाई जो जज है वो हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा। जज भी क्या करे, पब्लिक उसकी सपोर्ट में आई। भाई शहर की जनता उसकी सपोर्ट में है कि नहीं यार ये बंदा सही बात तो कह रहा है, भाई आप लोग गलत कर रहे हो वकील है। अगले का ट्रांसफर हो गया। तो इसलिए 3 4 नहीं है, थोड़े और पर टाइम पहले की बात है ये। ऐसा कुछ हुआ था। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, एक और कोई मामला था, ये वाला नहीं था। फिर उस बंदे का ट्रांसफर हो गया। वो थोड़े टाइम के लिए आया था, बिल्कुल नया नया आया ही था। फिर उसका ट्रांसफर हो गया। वो ट्रांसफर लेके चला गया। अब उस बंदे ने चाहे ईमानदारी दिखाई, चाहे वो बंदा अपनी जगह सही था, कुछ भी था वो बंदा। जब उस बंदे ने ये फेस किया कि यार मेरे साथ तो कोई भी नहीं आया, मैं तो फिर भी न्याय के लिए लड़ा, मैं तो फिर भी सही के लिए लड़ा, मेरे साथ तो कोई भी नहीं आया। जिस जिस पार्टी के लिए लड़ रहा हूँ, जिसको कह रहा हूँ, वो पार्टी तक नहीं खड़ी हुई। तो अगला क्यों, अगला कहेगा छोड़ो यार मैं खुद मेरी नौकरी करूँ, मैं क्यों तुम्हारे लिए लड़ूं फिर। वो भी अपनी जगह सही है। अब अगर आगे जाके वो बंदा कहता है कि तुम लोग ऐसे तैसी कराओ, मैं तो खुद पैसा खाऊंगा, और कोई मर्जी हो, गरीब हो अमीर हो, मैं तो जैसा मन करेगा वैसा ऑर्डर दूंगा, तो वो अपनी जगह गलत थोड़ी है। और यही होता है, जो भी सिस्टम में आता है ना, आता वो जोश से है। पर जब उसको कोई सपोर्ट नहीं करता ना, कि भाई वो लड़ रहा है सबसे, वकील उसके खिलाफ जा रहे हैं, वो तब भी कह रहा है कोई बात नहीं है। तो जब उसको लोग सपोर्ट नहीं करते, तब वो कहते हैं कि छोड़ो यार, क्योंकि उसके पास तो पावर है ना। वो तो अपनी जिंदगी बहुत अय्याशी से जिंदगी जी सकता है, वो पब्लिक के लिए खराब होता है, पर पब्लिक जब उसका साथ नहीं देती तो। और आप लोग भी यही फेस करोगे, अगर आप लोग ईमानदारी देखोगे ना, आप लोग भी यही फेस करोगे कि आप लोग के साथ पब्लिक नहीं खड़ी होगी। आप लोग के साथ कोई खड़ा नहीं होगा जो ये बोल दे कि यार ये बंदा तो सही बोल रहा है यार, आप इसको तंग मत करो। फिर एट द एंड आप भी ये बोलोगे ना, छोड़ो यार क्यों किसी के लिए अच्छा करें। और यही होता है। या फिर रिजाइन करना पड़ेगा। भैया इतनी बड़ी नौकरी को रिजाइन तो कर नहीं पाओगे, तो एट द एंड आप क्या करोगे। छोड़ो यार जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, तो ये तो करोगे। यही है और क्या। अब आप लोग, आप में से चलो आप लोग, मैं प्रैक्टिस नहीं करता, आप लोग प्रैक्टिस करते हो, आप लोग भी जानते हो
कोर्ट के अंदर वकील किस तरह से शोषण करते हैं, देखते हो ना। मैं मेरे साथ के इतने लोगों को जानता हूं जो जज बने, और जिनका ना मतलब हम लोग जब ऐसी बात करते हैं ना, हमारा क्या है, हम लोग जब भी बैठते हैं ना तो हमारी ऐसी बातें होती हैं कि ये है और वो है और कैसा होना चाहिए और क्या होना चाहिए, नहीं इंटेलेक्चुअल टाइप सी बातें वैसी सी होती हैं। तो जब ये लोग बने तो इन्होंने एक सिस्टम चलाने की कोशिश की कि यार अपने ना एक काम किया करेंगे कि जो पार्टी है ना उसको बुलाया करेंगे, जो भी पार्टी मेरे पास केस आएगा पार्टी को बुलाया करेंगे, कि पार्टी को पता तो हो कि भैया क्या चल रहा है कैसे चल रहा है। जज बोलता रह जाता है, वकील पार्टी को कोर्ट में नहीं आने देता, और अगर जज ज्यादा फोर्स करेगा ना तो वकील उल्टा और चल पड़ता है, सर आपको क्या लेना देना है, फिर वो इस तरह से चलने लगा, आपको क्या लेना देना है। फिर वो बार काउंसिल, अच्छा बार काउंसिल भी आके ये नहीं बोलती कि हाँ सर आप सही बात बोल रही, बार काउंसिल बोलेगा क्या सर क्यों क्यों आप हमारी कमाई खराब करते हैं। अरे यार तो जज क्या करे, फिर चैम्बर में आते हैं पूरी बार काउंसिल आके एक ही बात बोलते हैं, सर क्यों आप हमारी कमाई खराब करते हैं, चलने तो जैसा चल रहा है। बस अगर पार्टी कोर्ट में आने लग जाएगी फिर उसको तो सभी पता लग जाएगा वो क्या रहा है। ये हालात हैं। वो जब पूरी की पूरी बार काउंसिल एक तरफ होती है तो वो सोचता है कि यार ठीक है अब अपने भी क्या करें। ये सिस्टम है। तो जुडिशरी अगर हम ये बोले ना कि जुडिशरी अगर हम ये बोले भी जजेस की वजह से है, जजेस की वजह से है, मानते हैं, पर जजेस का रेशियो हो सकता है 30% हो, 70% वकीलों की वजह से, 70% वकीलों की वजह से ही हालात। भाई वकील ऐसे ऐसे बने हुए हैं कि गवर्नमेंट, हाँ कह सकते हो कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, बट बात यह है ना कि कोर्ट का जो माहौल है ना वो वकीलों की वजह से खराब है। जो माहौल है, जो एक वो शोषण और ये जो हरकतें है ना, आज वकील ठान ले, अच्छा वकील भी क्यों नहीं चाहते कि जज आए टाइम पे, वकील कहना छोड़ो यार, इसी बहाने अपने क्लाइंट को अगली तारीख ले लिया करेंगे, अगली तारीख के पैसे ले लेंगे, तारीख पड़ गई। भाई हम अब यहाँ पर ऐसा होता है, जो जिन लोगों को नहीं पता कोर्ट के बारे में, तारीख पड़ गई वो जाता है कि वकील साहब तारीख आज, हाँ है आज बैठो, कब कितने बजे होगी पता नहीं कितने, वो सारा दिन निकाल देता है, उसको पता है कि आज जज नहीं आया, उसको पता है कि ये जज आज नहीं बैठेगा इतने बजे, सारा दिन बिठाएगा, सारा दिन बिठाएगा उस बंदे को, और अगले दिन फिर बोल देगा कि अरे यार वो ना जज साहब आए तो थे पर ना वो जज साहब चले गए, उसको क्या पता कौन जज है क्या है, वो इनकी बात मान ली। बस वो क्लाइंट आया तो होता ही है, उसको बोल देते हैं कि लो जज फलानी चीज के 500 रुपए, फलानी चीज के 1000 रुपए, वो ले लिए, अगली तारीख बना दी। वकील खुद चाहता है कि ये चीजें हो, इसलिए क्या कह रहे हैं आप। हाँ हाँ हाँ, ये सब सिस्टम चलता है। जितना ये मतलब जितना बड़ा वो नहीं तामा जामे वाला वकील है ना उतना ही ज्यादा लूटता है, ये है जितना। हाँ बताओ। वही तो बता रहे, कोई नया ऑफिसर होगा, अच्छा खासा ऑफिसर होगा, एक्टिव ऑफिसर होगा, नो डाउट ऑफिसर बहुत एक्टिव, नए नए ऑफिसर जब आते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं, क्योंकि भाई मेरे को हो गए कई साल देखते हुए कि जो नया नया लगता है वो बहुत एक्टिव होता है, बहुत ऐसा आता है कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पर फिर वो देखते हैं कि यार कुछ नहीं बदल रहा, कुछ भी नहीं बदल रहा, फिर वो छोड़ देता है। कई लोग तो इवन ऐसे भी होते हैं जो शुरू के 2-3 साल में ये भी सोच लेते हैं कि यार रिजाइन कर दो छोड़ो, क्योंकि मतलब उन्होंने जैसा सोचा होता है जुडिशरी वैसी होती नहीं ना, और वो बात ऐसी थी, बट ऐसी नौकरी को रिजाइन करना भी तो गट्स नहीं होते ना किसी। हाँ हाँ, तो उनके साथ क्या हुआ, लिटरल यार है ऐसा सीन यार, ये जो उन्होंने बोला ना वो हैरेसमेंट वाला वो सीन है, गलत नहीं है वो अपनी जगह, वो सीन है, हैरेसमेंट वाला ही सीन है, गलत नहीं है वो, क्योंकि किसी को क्या फर्क, किसी को यार फालतू का उनको क्या लेना देना कि भाई किसी के ऊपर हैरेसमेंट का केस लगाएं, और वो भी जब वो सिटिंग उनका कोई लेना नहीं देना नहीं, क्यों कोई फालतू के अंदर कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई मेरे को कोई पैसा चाहिए ये चाहिए, वो बात सही होगी उनकी, बट वही ये बना क्या, कुछ नहीं बना, कुछ भी नहीं बना।
सिस्टम ही ऐसा। चलो, आप लोग बनोगे, आप लोग बनोगे, सिस्टम बदल लेना। देख लेना भैया, कोशिश बदल कर लेना बदलने की। बाकी देखो, क्या पता सच में ही आप लोग बदल लो। चलिए। हाँ। हाँ, यही होता है तो। इनकी वैसे इनकी अंदर खाते तो है, पर वो अंदर खाते वाली बात है ना, पर वो क्या फायदा उस कमेटी कमेटी का। कोई है नहीं इनके वो कोई ऐसा कुछ। ये कमेटी है यार, सब चलता है जुडिशरी में तो। कमेटी कुछ नहीं है, देखो ऐसा है, आज आप पावर में नहीं हो, तो आपको उन पावर वालों को देख के ऐसा लगता है कि यार है, ये ऐसा ना कर ले। जिस दिन आप उनकी जगह, जो आप बोले ना ना, ये चलने दो भैया, वजह इस चीज के है। जिस दिन पब्लिक पावर वालों से डरना बंद कर देगी, जिस दिन पब्लिक जज को जज वाली इज्जत देना बंद कर देगी, क्या जज है। अगर प्रैक्टिकली बात करें, आज कोई भी मान लो सूरतगढ़ शहर का जज है, वो मेरा क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरा केस उसकी कोर्ट में नहीं है तो मेरा कर क्या लेगा, कुछ भी नहीं कर सकता वो। मैं अगर आज कुछ भी बयान दे दूं, तो मेरा क्या कर लेगा। मैं मान लो अगर ये बात बोल रहा हूँ और वो बात उस तक पहुंचे, मेरा वो क्या कर लेगा, कुछ कुछ भी नहीं कर सकता। रीजन बीइंग इज, भैया तुमको भी लॉ के हिसाब से चलना पड़ेगा। तुम लॉ के हिसाब से चलोगे, लॉ में अगर तुम्हारे लॉ सपोर्ट में है, तो कहीं ना कहीं लॉ के अंदर लूप होल भी है। जज कर कुछ नहीं सकता, सिर्फ एक ही चीज है, जब मामला उसकी कोर्ट में आता है तो उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। बट लोगों में डर है कि भैया जज कुछ भी कर सकता है, तो पावर वाला हमेशा यही चाहता है ये डर बना रहे। तो आज आप पावर में नहीं हो तो आपको ऐसा लगता है, पर जिस दिन आप पावर में हो जाओगे, उस दिन आप भी ये चाहोगे कि ये चीज चलने दो, क्योंकि लोग डरते हैं। जिस दिन लोगों का डर खत्म हो जाएगा, पोस्ट को लेकर, इन पावर वाले को लेकर, फिर इनकी इज्जत कौन करेगा, फिर कौन इनको समझेगा, अरे यार ठीक है, ये भी अपने जैसी नॉर्मल आदमी है, चलने तो क्या फर्क पड़ता है। ये इंसानियत, इंसानियत की बातें आपको तभी आ रही हैं क्योंकि अभी आप इस पोस्ट पे नहीं है। अभी जब आप इस पोस्ट पे आएंगे तब आपको लगेगा कि यार, देखो पावर में ही दो तीन चीज होती है। आप किसी को फोन करोगे, आपका काम होना चाहिए। आप सड़क पे चल रहे हो, आपको सड़क पे कोई रोके ना। आप कोई विधायक हो, कोई मंत्री हो, अगर उसको पता लगता है आप जेएम हो, मतलब लोअर जुडिशरी एक तरह से जेएम हो, तो वो आपको भयंकर इज्जत देगा। अब जिस दिन अगर ये पावर का रोल ही खत्म हो गया, उस दिन कौन आपको इज्जत देगा। आप किसी को फोन करोगे, जेएम बोल रहे हो, वो कहेगा हाँ जी भाई साहब, ये जी मेरा ये काम है, क्या नहीं हो सकता। फिर आप बोलेगा यार ये क्या बात हुई। नौकरी में पैसा तो इतना कोई खास है नहीं, कोई 1.5 2 लाख रुपए की सैलरी आती है, इतनी कुछ है सैलरी, तो पैसा तो कोई इतना कुछ खास है नहीं। ले दे के ये पावर और ये इज्जत ही है, ये वो भी खत्म हो गई, फिर रहा क्या, फिर बचा क्या। तो अभी आप लोग पोस्ट पे नहीं हो, जिस दिन पोस्ट पे हो जाओगे उस दिन आप लोग भी यही चाहोगे कि यही चलने दो, मजा इसी चीज का है, उसके अलावा इस पोस्ट में कुछ है नहीं। और उसके अलावा क्या है, ऐसा तो है नहीं कि भाई आपके पास कोई इतना इसमें पैसा आता है कि मन किया फॉरेन टूर कर लोगे, कुछ कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। ये थोड़ा बहुत है कि जहाँ पर पोस्ट है। इतना ही है बस। पावर देखो, नो डाउट पावर है, मजा है बस, और तो क्या, इस मजे को जी लो रे, कुछ नहीं है। क्योंकि देखो, इंसानियत ठीक है, थोड़ी बहुत इंसानियत रख लो, बट एट द एंड ऐसा थोड़ी है कि तुम लोग जब किसी के लिए कुछ करोगे पोस्ट पे रहते हुए, तो वो क्या तुम्हारा साथ थोड़ी देगा। तो फालतू के अंदर इन चोचलों में पड़ना, कोई मत पड़ना इन चीजों में। अपना काम करना बस, ठीक है। किसी के साथ बहुत गलत मत करना, और अपना काम करना, जो वाजिब बनता है किया, बस फालतू के अंदर कोई क्रांति लानी, रिवॉल्यूशन लाना, कुछ मत करना। वो भी नहीं पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बनो, नौकरी करो, नौकरी को जियो, सबसे बढ़िया काम, नौकरी को जियो। जहाँ पोस्टिंग हो, अपना काम किया, काम से आके उसके बाद अपना जी लिया। लोड मत लो, वर्कलोड चलता रहेगा कि कोर्ट में वैसे ही बहुत है। लोड मत लो, कोर्ट का काम कोर्ट में रखा, घर आते ही अपनी पर्सनल लाइफ जियो, बस ये करना। क्योंकि और कोई सिस्टम नहीं है, और कुछ नहीं हो पाएगा।
चलो, अब आप लोग जाओ, आज के लिए बहुत ज्ञान हो गया आप लोग का, अब आप लोग पढ़ लो। ओके जी। है। तो और क्या, अब जाओ, और क्या यार। ओके जी। ओके जी, वेलकम। ओके, थैंक यू। ठीक है, जाओ यार। जाओगे तभी मैं भी घर जाऊंगा, खाना खाऊंगा, नहीं खाना तो मैं खाया है। अब जाऊंगा थोड़ी देर बाद, फिर काम भी करने हैं तुम्हारे। कौन से वाले? अरे यार, अभी भेज देता हूँ, अभी भेज देता हूँ। मेरे को मैसेज व्हाट्सएप डाल दियो, मेरे याद रह जाता है उससे। अभी वो बन रहे हैं बस, हार्डली क्या टाइम है आज, इस हफ्ते के अंदर थोड़े बहुत बना के भिजवा दूंगा। आपको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए ना सोनू जी? ठीक है, एक मिनट। हिंदी मीडियम चाहिए होंगे ना? हम्म, एक मिनट रुको। ग्रुप पे शेयर करते हैं वैसे तो। एक मिनट। अच्छा, जो लिखते हैं, लिखने वाला अपलोड तो नहीं करते, चाहिए क्या आप लोगों को? अच्छा अच्छा, ऐसा क्या, मैं भिजवा दिया करूंगा फिर। क्वेश्चन नंबर 1 क्रिमिनल। क्वेश्चन नंबर 2। देख लेना यार, है ना, जो जो भी इसमें है, मैं तो अपने हिसाब से भेज दे रहा हूँ आपको। मैं ग्रुप पे भेज दूंगा ना, क्वेश्चन और भी है। देख लेता हूँ क्या क्या क्वेश्चन है। ये पिछले बैच वाले ही क्वेश्चन है। ये लो, 2-3 क्वेश्चन बहुत है, और भेजूं क्या? वही तो कह रहा हूँ, टाइम लगता है यार इनमें। ये लो, राजस्थान एक्साइज की ले लो, ये थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। राजस्थान एक्साइज की जजमेंट। मैं ये ग्रुप पे डाल दूंगा ना, ये क्वेश्चन सभी को शेयर कर दूंगा, अगर आप में से कोई प्रैक्टिस करना चाहे तो आप लोग कर लेना। नहीं, एक्साइज की तो मेरे पास एक ऐसी दिख गई, बीएनएस के तो मैंने भेज दी है। एक्साइज में तो है क्या, 16/2, दो तो लगते हैं सीधे। 16/58, 19/58, दो ही तो था। देख लेना, एक बार नजर मार लेना थोड़ा। ठीक है, मैं ग्रुप पे भेज दे रहा हूँ। चलो, इतना कुछ जो फैक्ट में एफएसएल नहीं लिखा हो, अपने क्या लेना देना। जो चीज फैक्ट में नहीं लिखी हुई, फिर क्यों एफएसएल में जाते हो? ये तो मैं ग्रुप पे डाल दे रहा हूँ ना। ये लो। अरे ऑफिशियल वाली तो भाई, ऑफिशियल वाली थोड़ी आपको देंगे, ऑफिशियल वाले तो कर ही नहीं पाएंगे अपने। ऑफिशियल जितने फैक्ट नहीं सॉल्व हो पाएंगे ना, तो सिंपल ही रखते हैं। ये मैंने जजमेंट बनवाई थी। ये कोई सिटिंग जज है, उनके पास एक्साइज का केस था। मैंने उनको कहा था, तो उन्होंने बना के दी थी। मैंने कहा भैया आप बना के दे दो कोई, जो जुडिशरी के लेवल की हो। तो उन्होंने बना के दी, उनका अगर आएगा तो ऐसी सी ही कुछ सिंपल सी पूछेंगे। उसके अंदर उन्होंने जो, है ना, ये देख लेना। चलिए ठीक है, फिर अब क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू। ओके जी, गुड नाइट, गुड नाइट।